Hi guys, uh, hi everyone. This is once again we have come up with the lecture one of this time we have got the history section. तो अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट टाइम था हमने सिविक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. इस बार अपन हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर उठाते हैं. इस चैप्टर का नाम रहेगा व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ. तो ये हमारी इस साल क्लास 6 में हमारे पास हिस्ट्री जो है वो उसका कौन सा पोर्शन रहेगा. हमारे पास है एंशियंट हिस्ट्री. हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना है कि भाई हमारी कंट्री इंडिया में इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री कैसे आना शुरू होती है. तो ध्यान देते हैं अपन इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्लास 6 में. क्लास 6 का लेक्चर 1 व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ. ज़रा समझते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ना है अपन को. तो ज़रा उससे पहले समझ लेते हैं यार ये हिस्ट्री जो है वो कैसे की गई है. हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री होती क्या है. तो अपन देखते हैं साहब कि ये पहला ही वर्ड जो है हिस्ट्री, ये है क्या यार कहानी. तो पहली बात, हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड. कहाँ से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड क्या था? वो था हिस्टोरिया. हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड था जहाँ से हिस्ट्री निकल के आया. वहाँ पे इस हिस्टोरिया का मतलब था टू फाइंड आउट. टू फाइंड आउट मतलब हमें कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मालूम चले, इसका मतलब होता था हिस्ट्री. तो इस हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री. एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री. वो हमें इस साल क्लास 6 में पढ़ना है. जब आप क्लास 7 में पहुंच जाओगे तब आप पढ़ोगे मिडिवल हिस्ट्री. फिर उसके बाद जब आप 8 में पहुंच जाओगे फिर आप पढ़ोगे मॉडर्न. उसके बाद तो फिर आप मॉडर्न ही मॉडर्न पढ़ते रहते हैं. ठीक है. अब और समझते हैं यार हिस्ट्री की क्या डेफिनेशन. सिर्फ इतनी है कि इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू फाइंड आउट विच इज. इससे इतना तो होगा नहीं. तो हिस्ट्री का मतलब और भी ज़्यादा है. बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस आते हैं. वो हिस्ट्री को अपनी अलग अलग बड़ी बड़ी लाइंस में देना शुरू करते हैं. वो क्या होता है? तो हमारे पास एक बंदा आता है जिसका नाम होता है मार्क ट्वेन. मार्क ट्वेन. अब ये मार्क ट्वेन क्या देता है? हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ बट इट राइम्स. ये इसने बहुत अच्छी लाइन दे दी. हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, नेवर रिपीट्स इटसेल्फ बट इट राइम्स. बट अब यार बट इट राइम्स तो ये मार्क ट्वेन ने दे दी. अब ये इससे उसका कहना है. वैसे हमें हमें भी इस चीज़ को याद नहीं रखना है, बट मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे इसके अलावा तुम अगर ऐसे लिखते होगे हिस्ट्री इंग्लिश का ऐसे लिखोगे ना तो ये वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है. और इसी चीज़ में एक और आता है, एक और बंदा आता है जिसका नाम है आर.जी. कॉलिंगवुड. आर.जी. कॉलिंगवुड भी आया, उसने भी ऐसी एक और पत्तीबाजी कर गया. वो क्या बोल के गया यार? वो बोल के गया कि ना हिस्ट्री इज द ह्यूमन सेल्फ नॉलेज. मतलब हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन के बारे में ह्यूमन सेल्फ नॉलेज है. ह्यूमन सेल्फ नॉलेज. तो ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े हिस्टोरियंस आते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स ऐसे आते हैं, वो अपने हिस्ट्री को इस तरीके से डिफाइन करते हैं. हालांकि हमें तो ये समझना है कि हिस्ट्री में क्या हमें पढ़ना रहेगा. तो हिस्ट्री में भाई हम लोग ये पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में कि यार ये जो इस समय एंशियंट हिस्ट्री में जो लोग थे, व्हाट पीपल डिड. मतलब पीपल क्या काम करते थे. पीपल डिड व्हाट पीपल डिड. फिर उस समय भाई वेयर दे लिव्ड, वो लोग कहाँ रहा करते थे, वो लोग किस टाइम पीरियड के थे, किस टाइम ड्यूरेशंस के थे, और कैसे वो लोग रहा करते थे, हाउ दे लिव. तो इसी से हमारा चैप्टर बना है व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ. ये वाला चैप्टर बनता है. अच्छा, अब अपन समझते हैं कि भाई इस हिस्ट्री को जो मैंने तुम्हें बताया कि सर हिस्ट्री को तो इतने पोर्शंस में आप बता रहे हो, एक एंशियंट और एक मिडिवल और एक मॉडर्न. बट ये तो कौन सी हिस्ट्री है? ये वाली हिस्ट्री है हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री. तो एंशियंट हिस्ट्री को हमने कैसे डिवाइड किया है? तो एंशियंट हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है, एंशियंट हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में. एक वो वाला टाइम जब हमारे पास राइटिंग अवेलेबल होगी, मतलब कुछ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में लोगों ने हाथ से लिखा होगा. तो हिस्ट्री का एक टाइम आता है जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री. और एक और टाइम आता है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं हिस्ट्री. तो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि भाई ये वो वाला टाइम फ्रेम है. मतलब ये हमने हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री को टाइम फ्रेम पे डिवाइड कर रखा है. तो प्री हिस्ट्री ये वो वाला टाइम फ्रेम है जब हमारे पास राइटिंग, हाथ से लिखने वाली, जो मैं अभी लिख के ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो उस समय हमारे पास डेवलप ही नहीं होती. द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड व्हेन राइटिंग हैड नॉट बिगन. राइटिंग नॉट बिगन मतलब ये स्टार्ट ही नहीं हुआ था. नॉट बिगन, स्टार्ट ही नहीं हुआ. उस टाइम ड्यूरेशन को अपन कहते हैं प्री हिस्ट्री. और हिस्ट्री नाम का जो पोर्शन है, हिस्ट्री नाम का
इसका जस्ट अपोजिट, व्हेन राइटिंग है डेवलप्ड, राइटिंग बनना शुरू हुई, लोगों ने अपने हाथ से लिखना शुरू कर, हो सकता है वो लोग किसी ना किसी मॉन्यूमेंट्स पे काम लिख रहे हो, कोई पत्थरों पे कुछ एनग्रेविंग्स कर रहे हो, वो जिनके ऊपर वो खोद खोद के कुछ लिख रहे हो, ऐसी चीज़ें। जैसे भीमबेटका नाम की जो जगह है, वहाँ पे भी वो एंशिएंट हिस्ट्री का, बट उन्होंने उसके ऊपर कुछ डिजाइन बनाए हुए, तो वो क्या है, हिस्टोरिकल हमारे पास एविडेंस है। तो हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, हो सकता है हमारे पास कुछ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आ गए हो, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास इस चीज़ को। अब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हो सकता है वो हमारे पास कुछ क्ले मतलब खिलौनों पे हो सकता है, या फिर बार्क या बर्च ट्रीज पे होगा, बार्क या फिर बर्च ट्रीज, बर्च ऑफ ट्रीज पे होगा, है ना, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होती है। तो ये है हिस्ट्री के और भी ज़्यादा बाइफर्केशन। अब अपन एक नए टॉपिक पे आते हैं, इसका हमारा एक टॉपिक आएगा जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई सर आप मुझे इतनी बात इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हो, आप मुझे इतनी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, बट हमें इन सब चीज़ों के बारे में मालूम कैसे चला, जब तक कि आप कह रहे हो कि हमें तो कोई हिस्ट्री के बारे में तो कोई भी ऐसे लोग थे ही नहीं बताने वाले। तो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसको कहते हैं आप सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इस एंशिएंट हिस्ट्री में, इस एंशिएंट हिस्ट्री के कैसे डिवाइड किए हुए हैं। हमारे पास दो आते हैं, एक आता है जिसको अपन कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक और आता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये क्या है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये वो वाला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां से हमें एकदम डायरेक्ट या फिर फर्स्ट हैंड एविडेंस मिल जाए। मतलब प्राइमरी को कैसे बोलेंगे हम, डायरेक्ट एविडेंस मिल जाए या फिर फर्स्ट हैंड एविडेंस मिल जाए, देखा और हमें मालूम चल गया, अरे ये तो हो ही सकता है, इसको तो देख के ही हमने बोला ये तो एंशिएंट का ही होगा, ये महाभारत के काल का समय का चीज होगी। तो फर्स्ट हैंड एविडेंस जो हमें मिलता है उससे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे भाई क्या हो सकता है, अगर मैं एक जनरल सी बात करूं, जैसे आपके हाथ में अगर आप कहीं इन्वेस्टिगेशन करने गए, आप कोई एक बहुत बड़े स्पाई हो, जासूस हो, तो आपको अगर कोई कहीं पे ऑडियो वीडियो टेप मिल गया, तो ये क्या है आपके लिए, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पहले दिन से ही। तो इस चीज को बोलते हैं हम फर्स्ट हैंड एविडेंस, है ना, प्रोवाइड द डायरेक्ट या और फर्स्ट हैंड एविडेंस ऑफ इवेंट्स एंड हैपनिंग्स, तो उसको आप कह रहे हो प्राइमरी। अच्छा सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब है कि ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनका उनका इंटरप्रिटेशंस जो है वो प्राइमरी सोर्सेज पे बेस्ड है, मतलब दे आर द इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना होगा तो हम बोलेंगे दे आर दे आर द इंटरप्रिटेशंस दे आर द इंटरप्रिटेशंस दे आर द इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन द प्राइमरी they are the interpretations based on the primary sources, on the primary sources। तो प्राइमरी सोर्सेस से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली उनका इंटरप्रिटेशन जब हम करेंगे, उनका इंटरप्रिटेशन जब हम करेंगे उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स। तो इन दोनों का एकदम मिलता जुलता जो दोनों में हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल्स तो हमारे पास बहुत आएंगे, उन दोनों के लिए हम लाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वही वाली बात हो गई कि भाई कोई आपको मॉन्यूमेंट मिला आर्कियोलॉजिकल में, तो उसको आपने दोनों जगह रख दिया, हाँ भाई उसको देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये जो भीमबेटका वो एंशिएंट टाइप का है, फिर उससे सेकेंडरी में भी कि उसको फिर अपन पढ़ेंगे समझेंगे कि एंशिएंट टाइप का कौन से रॉक एजेस हैं, फिर वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सोर्सेज सच एज मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, अदर, ये सब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अभी अपन और आगे बढ़ते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम दोनों में ऐड करेंगे। अब इसी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास कुछ और भी आते हैं प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा, इसे हम कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास रिटर्न में अवेलेबल होंगे, है ना, इसको हम कहते हैं लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये क्या होते हैं यार, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो चीजें हमारे पास रिटर्न में अवेलेबल है ना, द रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल टाइम, रिटर्न सोर्सेज है ना, बहुत सिंपल सी भाषा में है कि रिटर्न सोर्सेज हैं कब के, हिस्टोरिकल टाइम के, उससे हम कह रहे हैं लिटरेरी सोर्स। बट इसको भी हमने बाइफर्केट कर दिया दो पार्ट्स में, दो टाइप्स के। एक ऐसा सोर्स, एक ऐसी लिटरेरी सोर्स, ऐसी बुक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बारे में लिखा है, उसे हम कहेंगे रिलीजियस सोर्सेस, लिटरेरी रिलीजियस सोर्सेस। और जिसमें रिलीजन को छोड़ के बाकी कुछ भी लिखा हो उसे हम कहते हैं सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेस।
तो रिलीजियस सोर्सेज में एग्जांपल्स तो तुम बहुत अच्छे से दे पाओगे, रिलीजियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आप एग्जांपल्स तो बहुत सारे दे पाओगे, जैसे पूरे के पूरे वेदा है ना हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो सारे के सारे वेद जो हो गए वो हमारे कैसे हो गए, रिलीजियस। हाँ, इसमें आप सोच रहे हो रामायण ले आओ, आप सोच रहे हो महाभारत ले आओ, हाँ आप सोच रहे हो कुरान, बाइबल, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलीजियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में। बट सेक्युलर बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्युलर मतलब जो इन चीज़ को हटके बोलता हूँ, तो भाई ऑटोबायोग्राफीज ले आओ, बायोग्राफीज ले आओ, किसी राजा महाराजाओं की बातें कहानियाँ ले आओ। तो वो क्या है, उसमें अगर किसी भगवान के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं है, तो वो क्या है, सेकुलर लिटररी सोर्स हो गया। तो इसमें एक बुक आती है, इसमें जो हमें याद रखना है, इस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नाम की एक बुक है, जो किसने लिखी है वो तुम लोगों को मालूम होगा, उसका नाम है चाणक्य। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात तुम्हें यहाँ पे एक और मिलेगी कि भाई चाणक्य के 2-3 नाम है, एक का नाम है एक नाम है चिंटू, एक नाम है पिंटू, एक नाम है टिंटू, ऐसे करके भाई इस चाणक्य का एक नाम आता है जिसको बोलते हैं आप कौटिल्य। ये वही बंदा है जिसका नाम चाणक्य। इसका एक और नाम आता है जिसका नाम है विष्णुगुप्त। तो भाई एक ही बंदा बट नाम कितने, 3-3, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसने लिखी अर्थशास्त्र। ये कब का टाइम ड्यूरेशन है, चंद्रगुप्त मौर्य अशोका वाला जो टाइम है ना, ये वो वाला टाइम ड्यूरेशन जब इसने ये अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी। तो इसी लाइन में इसने एक और बुक है, इसका नाम है इंडिका। इंडिका, इंडिका एक बुक है जिसको लिखी गई है मेगास्थनीज ने। ये कैसी बुक्स है, ये हमारे पास सेक्युलर बुक्स हैं, तो जिसके बारे में हमें रिलीजन को अलग से छोड़ के लिखा हुआ है। इन चीज़ों को हम बोलते हैं भाई लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्युलर और रिलीजियस सोर्सेज। ये हम समझ गए। इसमें हमारे पास बहुत सारे वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बट तुम्हें एक यहाँ पे छोटा सा हिंट देते हैं, क्या ये इतने सारे जो वेद सर आप बता रहे हो ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबको याद मैं कैसे करूँ? इन सबको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है भाई रियाज, RIAA, रियाज। तो यहाँ से मैं चारों के चारों वेद याद कर लेता हूँ। RI से होता है ऋग, Y से होता है यजुर, A से होता है अथर्व, S से होता है सामवेद। तो ऐसे करके 4 वेद के, और ऋग्वेद जो है ना वो सबसे पुराना है, इसलिए पहला नाम रखा अपन ने। तो यहाँ से हमने रिलीजियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पूरा याद कर लिया, पूरा समझ लिया। अब हमारे पास आ रहा है सेकेंड पार्ट जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको मिटाते हैं, इसको रब करते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है, पहली बात, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब तो वही हो गया कि भाई आपने दोनों चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रखा है, किसको, प्राइमरी को भी, और मतलब इट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आर्कियोलॉजिकल या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या है, हमारे पास दोनों पार्ट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। तो दे आर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात तो मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नॉलेज, हमारी कंट्री इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो कौन बताता है, कौन हमें प्रोवाइड करता है? तो एक बॉडी है, इसको बोलते हैं हम ASI, इसको बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारी कंट्री इंडिया में 15 जनवरी 1788 को बनी थी। तब से लेके ये आज तक हमारी कंट्री इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई मूर्ति मिलती है तो ये उस चीज़ को पूरी तरीके से स्टडी करती है, देखती है भाई ये कौन सा टाइम ड्यूरेशन का है, किस राजा से मिलती है, किस महाराजा का टाइम ड्यूरेशन में ये बनी थी, कौन से भगवान के ऊपर है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है हमारी कंट्री इंडिया। और भी एक और फैक्ट बताते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही अभी जो हमारी कंट्री इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे पुराने केस सॉल्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे आपके तो राम मंदिर अयोध्या वर्डिक्ट, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही उसे सॉल्व करवाया। उसी ने वहाँ पे बताया कि हाँ भाई यहाँ पे कभी राम मंदिर के रिमेन्स थे, और फिर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनी। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ऐसा बोला है, और फाइनली अब वहाँ पे जाके राम मंदिर इस तरीके की चीज़ें बनना शुरू हो जाएगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी इन दी कंट्री इंडिया। तो हमारी कंट्री इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया का ये काम है। अब हम देख रहे हैं भाई ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें बताता है एक्सकवेशंस, कहीं पे भी जहाँ कहीं पे भी एक्सकवेशंस होते हैं, एक्सकवेशंस का मतलब है वहाँ पे डिगिंग होती है, खुदाई होती है, फिर वहाँ से कुछ रिमेन्स निकलते हैं। जैसे हमें बताया गया कि कोई हड़प्पा नाम की जगह थी, कोई मोहनजोदारो नाम की जगह थी, तो एक्सकवेशन से हमें ये सब चीज़ें मालूम चलती हैं। तो इन्हीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास कुछ और पार्ट्स आते हैं। इसके एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स।
जिसको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस एक और पार्ट आता है इसी में, इसको हम बोलते हैं कॉइन्स। इसको हम बोलते हैं कॉइन्स। इसको हम बोलते हैं कॉइन्स। एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स, अब इन सब के बारे में हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होते हैं मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स में बेस्ट, बट ये कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम है, हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। मॉन्यूमेंट्स ये वो वाला टाइम तो एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम है, तो कोई भी राजा महाराजाओं ने कोई ताजमहल तो बनवाया नहीं था, वो शाहजहाँ का टाइम है, तो वो मिडिवल हिस्ट्री का है। तो हम इसके बारे में अभी तो इतना ज़्यादा वो डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो गाइज इस चीज़ को जब तक तुम रिवाइज करो, हम फिर से सेकेंड वाले लेक्चर में आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वाले लेक्चर में इस वाले चैप्टर को अपन ख़त्म ही कर देंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।